दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, महाराष्ट्र में नतीजे आए हुए अब 7 दिन हो गए। आज 30 तारीख है, 23 तारीख को सब कुछ हुआ था। लेकिन अभी तक इतने प्रचंड बहुमत से महायुति के जीतने के बाद भी न जाने क्या वो पेच फंसा है कि सरकार ही नहीं बन पा रही है। पहले होता था कि सरकार तब नहीं बना करती थी, बहुत देर लगती थी जब गठबंधन का पेच होता था। इसमें तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी को 130 सीटें हैं और ये तो ऐसी पार्टी है जो बहुत कम सीट पाकर भी सीटों को जुगाड़ लेती है। तो आखिर ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेताओं से पूछो तो वो भी बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद आपको पता चल जाएगा। आप किसी और से पूछिए महाराष्ट्र में, वो भी नहीं ठीक से। तो क्या ये हो क्या रहा है? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? तो हम इसी विषय पर आज बात करेंगे कि महाराष्ट्र में सरकार के गठन की क्या समस्या है? क्या सचमुच एकनाथ शिंदे साहब जो अपने गांव गए हैं, वहां से कुछ विस्फोटक फैसले का अनाउंसमेंट वो करेंगे या आकर के कुछ संधि करेंगे? क्या है ये मसला? और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से कौन-कौन नाराज है? किसकी-किसकी दिक्कत है? क्योंकि बनेंगे तो वही। आखिरकार सबसे बड़े नेता बीजेपी में वही हैं। तो क्या उनके रास्ते में कोई समस्या भी है क्या? कि जो चाहता है कि मुख्यमंत्री वो ना बने? एकनाथ शिंदे नहीं चाहते मान लीजिए क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री थे। लेकिन और भी लोग हैं क्या ऐसे? हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आज महाराष्ट्र के जाने-माने पत्रकार, इंडी जर्नल के एडिटर प्रथमेश पाटिल। प्रथमेश, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या थोड़ा-सा अपनी कुर्सी ऊपर कर लीजिए प्लीज़। बोले यस। इतना काफी तो है। मैं ये आपसे सबसे पहले समझना चाहता हूं कि नतीजे आए हुए लगभग सप्ताह हो रहे हैं और बिल्कुल ये क्लियर था कि भई इस बार कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 130 सीट तो 288 में 132 सीट तो इसी को है, भारतीय जनता बीजेपी पार्टी को है और 230 सीट जो है महायुति को है। बिल्कुल 57 सीट शिवसेना एकनाथ शिंदे को है और अजित पवार को 41 सीट है। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है कि डेट बीत गई, विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर था, बीत गया, एक्सटेंशन मिला है, लेकिन ऐसी स्थिति तो हम पहली बार देख रहे हैं कि असेंबली का टाइम भी बीत गया, सरकार बनाने का टाइम बीत गया और फिर भी सरकार नहीं बन पा रही है जबकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई है गठबंधन को। व्हाट्स प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है ट्रांसपेरेंसी की कमी। कोई भी पारदर्शिता नहीं है किसी के लेवल पर। बीजेपी का क्या कहना है, एकनाथ शिंदे का क्या कहना है, अजित पवार का क्या कहना है, ये बस जो मीडिया में बातें घूम रही है, मतलब जो रूमर्स या हम कहते हैं सोर्सेस सोर्सेस से जो सोर्सेस के भरोसे सब चल रहा है अभी फिलहाल तो। देखिए क्या हुआ है, शरद पवार ने हमेशा से एक जो स्टैंड लिया था, शरद पवार जब राष्ट्रवादी के जो इकट्ठा राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, एनसीपी थी, तब हमेशा से एक पैंतरा आजमाया था उन्होंने कि बीजेपी को और शिवसेना को अलग-अलग रखना है, जितना हो सके। तो जब 2014 में ऐसी सिचुएशन आई थी कि बीजेपी मेजॉरिटी के पास थी लेकिन पूरी मेजॉरिटी नहीं थी, तब शिवसेना का मतलब जो वज़न है, बार्गेनिंग पावर, वो कम करने के लिए शरद पवार ने आउटसाइड सपोर्ट अनाउंस कर दिया था गवर्नमेंट को और बीजेपी की सरकार बन गई थी। और शिवसेना को मजबूरन फिर सरकार में शामिल होना पड़ा बाद में। तो उसी तरह अभी अजित पवार अपने चाचा के पैतरे आज़मा रहे और उन्होंने बिना कोई विलंब किए फडणवीस को सपोर्ट अनाउंस कर दिया और गवर्नमेंट को एनसीपी का सपोर्ट है, ये अनाउंस कर दिया। अब ये हुआ इसकी वजह से कि शिंदे एक तरीके से जो बार्गेन के सपने देख रहे थे या बार्गेन की कोशिश हमेशा से उनकी रही थी, वो उनके हाथ से चला गया, बार्गेन का कोई भी वेटेज जो है। क्योंकि जैसे आपने कहा, ये देखिए ऐसा रिज़ल्ट है, ये इसी से पता चलता है कि ये ऐसा रिज़ल्ट है जो उनको भी अपेक्षित नहीं था। इसकी उनको भी अपेक्षा नहीं थी।
वरना उन्होंने जो कुछ प्लान्स बनाए थे बार्गेनिंग के, वो होते ही नहीं। अगर ये उनको अंदाज़ा होता कि इस तरीके की छुपी हुई लहर है या इतना बड़ा मैंडेट है लोगों का, अगर ऐसा होता तो कैलकुलेशंस इतने खींचे नहीं जाते, इतने मतलब इतना स्टक अप नहीं होता ये सारी बात। सो इससे क्लियर होता है कि ये उनके लिए भी बहुत एक झटका देने वाला रिज़ल्ट है। शिवसेना हो, अजित पवार हो और खुद बीजेपी हो, उनके लिए भी ये उनके प्लान के बाहर वाला रिजल्ट निकल आया है और उस वजह से सब फँस चुका है। अब इसमें ये है कि बीजेपी का जो एटीट्यूड है, वो बीजेपी क्या करेगी अब? एकनाथ शिंदे के देखिए, कोई कुछ भी कहे, मैंने पिछली बार भी शायद कहा था कि कोई कुछ भी कहे, ये चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही अ, लड़ा गया था। सो एकनाथ शिंदे वाज़ द फेस ऑफ द कैम्पेन। देवेंद्र फडणवीस ने अपना जो कुछ मतलब उनका राजनीतिक हालात थे, उस हिसाब से उन्होंने ज़्यादा खुद को प्रोजेक्ट नहीं किया था। उन्होंने कुछ लेवल पर कुछ बातें कही थी, जैसे कि खुद को थोड़ा बहुजन फ्रेंडली चेहरा बताना, थोड़ा उस लेवल पर काम करना। तो वो उस लेवल पर इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो कैम्पेन का चेहरा नहीं थे। कैंपेन का या चेहरा थे एकनाथ शिंदे और उनका जो हिंदुत्व है, प्रखर हिंदुत्व है, वो मुद्दा उन्होंने आगे किया था और लाडली बहना और वगैरह-वगैरह जो उन्होंने ये किए थे वेलफेयर स्कीम्स उसके बारे में चर्चा थी। तो यही बात है कि अब उनके सामने ये है बीजेपी के सामने कि वो क्या एटीट्यूड से एकनाथ शिंदे को अप्रोच करेंगे, कि हमने तो लड़ा इनके साथ, हमने पूरा प्रचार ऐसा किया कि एकनाथ शिंदे प्रखर हिंदुत्ववादी है, उद्धव ठाकरे नकली हिंदुत्ववादी है, मुस्लिम प्रेमी है, वगैरह-वगैरह। तो अब एकनाथ शिंदे को अगर वो निकाल देते हैं, मतलब ये कर देते हैं, तो सवाल पूछे जाएँगे और अजित पवार को ये करते हैं, तो फिर वापस से वो जो करप्शन वाला मामला है वगैरह तो वो एक वो डोमिनेट। अजीब-सा पेच में फँस गया है सब। लेकिन प्रथमेश, अभी दिल्ली में अमित शाह जी के साथ इन नेताओं की बैठक हुई हुँ। और सुना गया कि सब कुछ ठीक हो गया है और जल्दी से जल्दी सरकार बन जाएगी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अचानक सतारा अपने गांव में चले गए एकनाथ शिंदे। अगर आपने वो फ़ोटो देखी होगी एकनाथ शिंदे जी की, अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस जी को अमित शाह ग पुष्पगुच्छ दे रहे हैं और बाजू में एकनाथ शिंदे खड़े। तो उनके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस है वही हालात की का हालात बयान करते हैं कि वो क्या मानसिक स्थिति अवस्था में है। वो पूरा जैसे मैंने कहा कि ये ऐसी बात हो गई है कि हाथी गया और पूँछ बच गई, तो वो पूँछ सबको परेशान कर रही है। तो एकनाथ शिंदे अब बार्गेन करने की कोशिश तो करनी है उन्हें, क्योंकि उनकी पार्टी एक तो काफ़ी अच्छा सक्सेस भी मिला है और दूसरी बात ये है कि उनकी तरफ जो एक्सपेक्टेशन था उनके एमएलएज़ का, वो बहुत ज़्यादा था एमएलएज़ और उनके साथ जो उद्धव ठाकरे को छोड़कर गए, तो उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। वो पहले सारे जो कंप्लेंट्स लेकर निकले थे शिवसेना से बाहर, तो वो कंप्लेंट्स अब वापस से उभर कर आ सकती है कि फंड्स ना मिलना, अच्छे पोर्टफोलियोज़ ना मिलना, डिसीजन मेकिंग में कोई रोल ना होना, और जो पावर का सेंटर है, उसका एक्सेस ना होना, ये कंप्लेंट्स वापस आ सकते हैं। तो एकनाथ शिंदे को वो बार्गेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी जो मैं खबर देख रहा हूँ महाराष्ट्र से, जो खबरें आ रही हैं वेबसाइट्स पर या इवन टीवी चैनलों पर भी देखी मैंने, वो ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने गृह मंत्रालय अपने लिए मांगा है, अपने लिए मतलब अपनी पार्टी के लिए। इसके बिल्कुल, अलावा उनकी रुचि जो है अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में भी है। बिल्कुल। तो ये क्या वो स्वयं उप मुख्यमंत्री बने बगैर अपनी पार्टी के किसी और नेता के लिए ये पोस्ट मांग रहे हैं, या अगर ये पोस्ट मिल गई, ये पोर्टफोलियो मिल गया होम का और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, तो क्या वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हो जाएंगे? आपकी क्या सूचना है? देखिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री महाराष्ट्र जैसे राज्य में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री मानी जाती है। ये ऐसी मिनिस्ट्रीज़ है होम मिनिस्ट्री और इस तरीके की फाइनेंस है और अर्बन डेवलपमेंट जो है, वो बहुत ज़्यादा पावर देने वाली मिनिस्ट्रीज़ मानी जाती है।
तो आज ही कल ही पृथ्वीराज चव्हाण जो एक्स चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उद्धव ठाकरे से ये गलती हो गई कि उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट और होम मिनिस्ट्री अपने से दूर रखी, मतलब दूसरे पार्टी को दे दी या दूसरे किसी को दे दी। तो ये उस जो अनुभव है उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ, उसके बाद आज मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीफ मिनिस्टर जो कोई भी बने, वो चीफ मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री से हाथ झटक दे। होम मिनिस्ट्री कोई भी नहीं देगा दूसरे को। और अर्बन डेवलपमेंट जैसा एक मनी रिच, फाइनेंस रिच जो डिपार्टमेंट है, वो भी शायद ना ही दे कोई। तो इस वजह से अगर एकनाथ शिंदे को ये मिलता है तो बहुत ही ताज्जुब की बात होगी, बहुत ही आश्चर्य की बात होगी वो। और मतलब बीजेपी बहुत बड़ा बार्गेन उनको अलाउ करेगी, इसका मतलब अगर लेकिन उन्होंने दे लेकिन दिया। वो तो ये कह रहे हैं, लेकिन प्रथमेश उनका तो आर्गुमेंट ये है, जो अभी मैंने देखा है वेबसाइट्स पे और हम्म। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कि आमतौर पे महाराष्ट्र में होम मिनिस्ट्री हाल के हम्म। वर्षों में चीफ मिनिस्टर्स ने अपने पास नहीं रखा। यानी वो ये कह हम्म। रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर का दावा नहीं कर रहे हैं, और हमें आप होम मिनिस्ट्री दो, हमें या हमारी 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 पार्टी के लोगों को। और ये एक प्रेसिडेंट रहा है, मतलब पहले से ये होता आया है। तो ये कोई नई मांग मैं नहीं मान रहा हूं, ये एक नाथ शिंदे जी का कहने का मतलब है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन देखिए, आप देखेंगे फडणवीस इकलौते ऐसे चीफ मिनिस्टर है पिछले कई सालों में, जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा पूरा किया। किया था। सो फडणवीस वैसे कहा जाए तो सबसे सक्सेसफुल, उस मामले में सबसे सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर रहे। और उसका एक रीजन ये बताया जाता है कि फडणवीस ने होम मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी हम्म, हमेशा से। और हम्म, फडणवीस हम पिछले बहुत सालों से होम मिनिस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है। अभी जब एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, तब भी होम मिनिस्ट्री फडणवीस जी ने अपने पास रखी थी, क्योंकि हम्म, ये सारी जो मतलब बहुत ज्यादा पावर जो है होम मिनिस्ट्री के थ्रू, वो महाराष्ट्र के चीफ मतलब होम मिनिस्टर के हाथ में आ जाती है। वो आप देखेंगे, एक मामला था विरोधी गुटों के फोन टैपिंग का, हम्म, जिसमें जो महाराष्ट्र की डीजीपी है उनकी उनका तबादला भी हो गया, उनके ऊपर का इंक्वायरी कमेटी भी बैठी, उनका बीच में इलेक्शन के दौरान भी फिर से तबादला करके अभी वापस उनको रीइंस्टेट किया गया है। तो अब ये जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो होम मिनिस्ट्री फडणवीस देंगे या वो आर्ग्यूमेंट सुनेंगे भी, ऐसे मुझे नहीं लगता। बीजेपी मतलब फडणवीस एज एन एक्सटेंशन ऑफ बीजेपी, वो बीजेपी नहीं छोड़ेगी होम मिनिस्ट्री, ऐसा लगता है। तो वो बस डेप्यूटी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर करेंगे, और शायद दूसरे कोई जो अच्छे खासे पोर्टफोलियोज है, वो शायद उनको दिए जाए, जैसे एग्रीकल्चर है, फिर रेवेन्यू, शायद रेवेन्यू बढ़ जाएगा, वो ये हो सकता है, वो एक पोर्टफोलियो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अजित पवार। आप देख सकते हैं कि हम्म, अजित पवार जब तक है, तब तक एकनाथ शिंदे कोई भी बार्गेन नहीं कर सकते हैं। कोई अच्छा, आप अगर यहाँ का सोशल मीडिया देखेंगे, बीजेपी महाराष्ट्र का जो सोशल मीडिया है, वो 2 दिन पहले तक, मतलब इलेक्शन के एक दिन पहले तक, रिजल्ट के एक दिन पहले तक एकनाथ शिंदे का गुणगान गाते नहीं थक रहा था। वो बस एकनाथ शिंदे की पूजा करनी बाकी थी कि वो हिंदू धर्मवीर है, वगैरह वगैरह वगैरह, सब ये सब चल रहा था। अब जब से एकनाथ शिंदे ने चीफ मिनिस्टरशिप के ऊपर नाराजी जताई है, पूरा का पूरा आईटी सेल पलट गया है। और हमें एकनाथ शिंदे से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, एकनाथ शिंदे ने डिसअपॉइंट कर दिया, एकनाथ शिंदे की यहाँ तक की औकात नहीं है, इस तरीके के बातें अब आईटी सेल से, जो जाने माने आईटी सेल है, उनसे कही जा रही है। लेकिन प्रथमेश, ये मेरा भी सवाल आपसे है कि जो कि महाराष्ट्र से बाहर का एक जर्नलिस्ट है, लेकिन महाराष्ट्र कभी कभी जाता है कवर करने, कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में या देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी आज जिस हैसियत में है, उसमें क्या एक नाथ शिंदे की ऐसी कोई राजनीतिक हस्ती है कि वो आई मीन विद्रोह कर दें कि नहीं साहब, हम तो बिल्कुल आपके साथ नहीं जाएंगे अगर मुझे आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, या हमें आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में होम मिनिस्ट्री नहीं देंगे, तो हम तो ऐसी की तैसी, हम नहीं आपके साथ जाते हैं, हम विद्रोह करते हैं। क्या ये हैसियत आज की तारीख में किसी भी रीजनल लीडर की रह गई है?
और खास तौर पे तब जबकि वो बीजेपी का एलआई हो, मोदी जी और शाह जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी में। देखिए, इसीलिए यही बात जो थी, वो उद्धव ठाकरे को अलग बनाती है। उद्धव ठाकरे ने खुद का कद जो है, वो हमेशा मोदी और अमित शाह के समान रखा था। वो हम्म, उनके डिप्टी नहीं थे, उनके रीजनल माथा एलाय था। नहीं थे। वो रीजनल एलाय नहीं थे। वो उनको कह रहे थे कि बीजेपी का आज जो कुछ अस्तित्व है, वो शिवसेना के कंधों पर चढ़कर बना हुआ है। हम्म, तो वो जो एक अपना खुद का कद रखना है, वो उद्धव ठाकरे ने मेंटेन किया था और उसकी सज़ा उन्हें मिली। उनका हम्म, उसका कीमत चुकानी पड़ी उनको, उद्धव ठाकरे को। लेकिन एकनाथ शिंदे उस तरीके के कोई भी जो कहते हैं बैकग्राउंड से नहीं आते। एक तो, वो एक पॉलिटिकल वर्कर से पॉलिटिशियन बने हैं। तो उनका जो स्फीयर है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, वो जो राजनीतिक दांवपेच है, वहीं तक सीमित है। उसके उसके परे जो कल्चरल या उसके परे जो एक डिस्कोर्स लेवल पर दबाव होता है, या उसके परे जो अलग नेटवर्क्स होते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वो उनके पास नहीं है। तो उनका इकलौता जो चिप है, बार्गेनिंग चिप, वो यही है कि उनके पास आज जितने एमएलएज है, वो है, और उसकी पावर, और उन्होंने जो एक कॉन्ट्रैक्टर्स और इसका नेटवर्क मैनेज किया है, और उन्होंने जो खुद की इमेज बनाई है, वो उतना ही उनके पास बार्गेनिंग चिप है। उनके पास बाकी कोई भी ऐसा वज़न नहीं है डालने का। नहीं तो फिर वो अ, किस ताकत के बल पर अभी तक वो रुके हुए हैं? क्या वो इतनी ताकतवर जो 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 बीजेपी है, मोदी जी और शाह जी की, कैसे कोई आंख दिखा सकता है कि हम सरकार अभी नहीं बनने दे रहे हैं, इतने दिन हो गए? क्यों? आखिर वजह क्या है? इसके पीछे क्या कहानी है? मुझे मुझे ऐसा लगता है ना सर, ये ताकत तो बीजेपी खुद है। एकनाथ कैसे? शिंदे एकनाथ शिंदे जो कुछ भी आज बने हैं, वो शायद भले ही वो कह रहे हो कि वो शिवसेना को लेकर गए, हम्म, लेकिन शिवसेना का काडर हो, शिवसेना का बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हो, ये आज भी उद्धव ठाकरे के पास ही है, दिखाई देता है। स्पेशली मुंबई का जो बेस है उनका, मुंबई हो, हम्म, मराठवाड़ा हो, यहाँ पर आज भी उद्धव ठाकरे का ही वज़न है। अगर आप देखेंगे उद्धव ठाकरे को जो वोट शेयर मिला, वो वोट शेयर एकनाथ शिंदे से ज़्यादा है, आज भी। सीटें भले ही कम हो, लेकिन वोट ज़्यादा है उद्धव ठाकरे को। तो आप देखेंगे सोशल जो उनका बेस है, वो सब शिवसेना का बेस अभी भी उद्धव ठाकरे के पास काफ़ी हद तक है, ऐसा कहना लाज़मी है। वो जो एकनाथ शिंदे का ऑरा है, वो पूरा एक तरीके से पैसों की बरसात और मार्केटिंग की बरसात करके करवाया गया एक ऑरा है, उनका करिश्मा है। वो उनका खुद का ऐसे जो सोशल वर्क या वो उन बातें करते हैं कि वो अप्रोचेबल है वगैरह, ये सब एक इमेज है। लेकिन उस इमेज के शायद जो पैर है, वो मिट्टी के हैं। और वो उनको डर सता रहा है, क्योंकि देखिए बीजेपी ने पूरी अपनी संगठनात्मक ताकत हो या पैसे की ताकत हो, ये पूरी की पूरी एकनाथ शिंदे के पीछे लगा दी थी। अब वो अगर बीजेपी निकाल देती है वहां से ताकत, तो फिर एकनाथ शिंदे क्या, उनकी ट्रू वैल्यू क्या है, उनका असली मूल्य क्या है, वो तब तक नहीं समझ में आएगा। नहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी के क्रिएटेड शिवसेना नेता हैं, यानी बिल्कुल, बिल्कुल, उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद आज बिल्कुल। शिवसेना के लीडर के रूप में अगर वो केवल बीजेपी के कारण हैं, तो फिर बीजेपी से आंख कैसे लड़ा रहे हैं? वो कैसे बीजेपी को एक तरह से धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमको आप ये कीजिए, हमको आप ये दीजिए। ये मैं यही जानना चाहता हूं मैं आपसे, मैं ये राजनीतिक हैसियत कहां से उनको प्राप्त हुई? मैं वही पॉइंट कर रहा हूँ सर, कि अगर वो बीजेपी के क्रिएशन है, तो उनकी ताकत का सोर्स भी वही कहीं पर दिखाई पड़ सकता है, कि वो शायद ऐसे कहा जा सकता है कि बीजेपी का जो इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है, जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसका एक रिफ्लेक्शन इसमें दिखाई दे सकता है, और उसमें एकनाथ शिंदे बस एक चेहरा या एक बस एक पार्टी है उस वो जो बीजेपी के अंदर का जो एक संघर्ष शुरू है, उसका एक रिफ्लेक्शन कहा जा सकता है इसे। क्योंकि देखिए बीजेपी में हमने बीच में पढ़ा था कि संघ जो है, संघ और बीजेपी का जो कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल विंग है,
इनमें कोई टेंशन्स है, इस तरीके से कहा जा रहा था। तो वो टेंशन्स इतनी जल्दी चले जाएँगे ऐसी तो कोई बात नहीं। उस टेंशन में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। उसमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है कि बीजेपी जिस तरीके से पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स बनाती है और जिस तरीके से संघ का पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है, उसमें ज़रूर अंतर है। और ये अंतर जो है, वो अंतर शायद इस टकराव में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अगर बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कहूँ, तो क्या बीजेपी में कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं, जो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने से रोकना चाहती हैं या पसंद नहीं कर रही हैं और कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को वहाँ से प्रेरणा मिल रही है? ज़रूर आप देखिए कि बीजेपी में हमने देखा है कि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा फिनोमेना बनकर उभरे थे, पिछली टर्म में उनके, कि उन्होंने महाराष्ट्र का बीजेपी का पूरा लीडरशिप खत्म कर दिया था। खत्म कर दिया था ऐज़ इन पॉलिटिकली खत्म कर दिया था। मैं कॉन्स्पि मतलब अलग टाइप के कॉन्स्पिरेसी में नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने जो स्पेशली जो ऐसे कहा जाता है कि बहुजन नेतृत्व है यहाँ का, चाहे वो बीजेपी जो बीजेपी का जो बेस था, जिन्होंने बनाया, जैसे मुंडे थे, महाजन थे, तो बहुजन समाज से बहुत सारी लीडरशिप उभरी थी बीजेपी में, ओबीसीज़ में से स्पेशली। तो वो सारी लीडरशिप को उन्होंने साइडलाइन कर दिया और खुद के पास महाराष्ट्र बीजेपी का एक कॉन्सन्ट्रेटेड कंट्रोल दिखाई दे रहा था। लेकिन उन्होंने एक घोषणा दी थी बिफोर 2019 इलेक्शन के राज्यात देवेंद्र, केंद्रात नरेंद्र। तो उन्होंने खुद को एक नरेंद्र भाई के बाद में मैं ही हूँ, ऐसे प्रोजेक्शन जो शुरू किया था और वो उनकी आकांक्षा दिख रही है। तो उसका उन्हें शायद खामियाज़ा भुगतना पड़ा था, जब उन्हें ज़बरदस्ती उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। सो अब ये जो टसल है, ये किस बात का रिफ्लेक्शन है, ये हम नहीं कह सकते बीजेपी के अंदर, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छे जी, से जी। पॉलिटिकल मैसेजिंग करती है। लेकिन शायद ज़रूर ये जो फोर्सेस है, जो तब थे, वही फोर्सेस आज भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ काम कर रहे हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल, तो क्या आपको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने या कोई और बने, जो भी हो, क्या ये फैसला 5 तारीख से पहले हो जाएगा? होना तो चाहिए, मतलब आइडियली, क्योंकि शायद उनकी 2 तारीख को एग्ज़ीक्यूटिव मीटिंग है बीजेपी की हुँ, और हुँ। उसमें वो तय होना है कि कौन चेहरा होगा और उसमें कई नाम सामने आए हैं अब तक बीजेपी के महाराष्ट्र लीडरशिप से। जैसे पुणे के एमपी जो है मुरलीधर मोहोळ, वो उनका नाम सामने आया। फिर मराठवाड़ा से एक बहुत ही नया नया चेहरा है, एक फीमेल चेहरा है, उनका नाम सामने आया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके सबसे बड़े दावेदार देवेंद्र फडणवीस ही है। बस जो कोई भी मुद्दा है, जो रोके रख रहा है उनके सिलेक्शन को, अगर वो सुलझ जाए, वो नेगोशिएशन पूरी तरह से ठीक हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने में ज़्यादा अड़चनें आने चाहिए। जी। तो इसका मतलब आपकी बात से ये लगता है कि देवेंद्र फडणवीस अभी तक सबसे बड़े संभावना ज़रूर है, सबसे बड़ी संभावना ज़रूर है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन एकमात्र संभावना वो नहीं है। अभी भी बीजेपी में कुछ और नेताओं के बारे में भी इसका मतलब सोचा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन आपके मुताबिक आप ही की अगर बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, तो देवेंद्र फडणवीस सबसे ताकतवर एक नेता के रूप में इमर्ज किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना है कि 2 तारीख की जो विधायक दल की बैठक है, उसमें होता क्या है और बिल्कुल। फिर क्या 5 तारीख तक ये सरकार बन पाती है या और कुछ वक़्त इसमें लगता है। तो प्रथमेश, बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमारी बस आज की चर्चा में जी, जी, कुछ कहना एक चाहते हैं आप? एक एक बस आखिरी मुद्दा बताना चाहता हूँ। मैंने जो ये अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट कहा, तो ये अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट का रिफ्लेक्शन में ये हवा में नहीं बातें हो रही, ये बस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक सीरियस डिबेट शुरू छिड़ चुका है। एक बहुत ही बड़ी चर्चा छिड़ छिड़ चुकी है कि ये इलेक्टोरल मैनिपुलेशन या जो धांधली है, उस धांधली का रिफ्लेक्शन ये रिजल्ट है क्या? और यहाँ पर एक जी, 95 ईयर ओल्ड बहुत बड़े व्यक्तिमत्व है बाबा आढाव, जो सत्यशोधक मूवमेंट से आते हैं और जिनको बहुत ही एक बड़ी स्टैंडिंग है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल स्फीयर में। वो उपोषण कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से। 95 साल के हैं वो और उनको आज मिलने शरद पवार गए, अजित पवार गए, अब कुछ देर में उद्धव ठाकरे भी पहुँच रहे हैं वहाँ पर। तो जी। ये
सीरियस चर्चा हो रही है कि ये इस तरीके का रिज़ल्ट कैसे निकला। इस नई जानकारी के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारे इस अपेक्षाकृत नए चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से कहें कि सब्सक्राइब करें और हमारे एपिसोड्स को शेयर करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।